इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई आपना भी राम राम। और कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाई ने हमारी दोनों की राम राम। विनोद भाई। हाँ प्रीतम भाई। भाई गेहूं तो ठाली होगी। बिल्कुल भाई, सारा काम हो लिया। और राम जी भी कहती 1-2 दिन पहले कहती ऐसा कर रहा था, ले भाई भी अच्छी तरह कहती दुखी हो जाओगे, पर उससे पहले भाई अच्छी तरह संगवा लिया सारा। और भाई जिन भाइयों की रह रही है वो भी कट जाएगी, लेकिन किसानी जो है वो जैसे ही एक फसल उठावे है तो दूसरी की तैयारी उससे पहले सोचनी पड़े है। बिल्कुल। और आने वाले जो दिन हैं उनमें नई फसलें किसान भाई लेंगे। ऐसे ही एक फसलों से जुड़ी हुई चर्चा आज हम पहली चर्चा में लेकर आए हैं। टपका सिंचाई प्रणाली का कृषि में महत्व, यानी कि जो ड्रिप है, टपक टपक के खेत में जो पानी है टपके से, उसका क्या महत्व है। और दूसरी भाई चर्चा करेंगे हरी खाद का महत्व। और प्रीतम भाई देखो, यह जो विधि है यह तकरीबन जड़ा पानी की कमी होती है वहाँ पर यह बहुत बढ़िया रहा हुआ है, क्योंकि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं जड़े यानी कि वर्षा बहुत कम हुआ है, उसमें जो यह विधि से यह बहुत लाभदायक है। और भाई जड़े पानी भी है विनोद, ओड़े भी यह कामयाब है। आने वाला वक्त इबे तो पानी है ओड़े, लेकिन अगर हम इसी डालें उसने ख़राब करते रहे या बचाने की कोशिश ना करी तो भाई ओड़े भी पानी बचेगा नहीं। बिल्कुल। इसलिए बेहतर है कि हम ऐसी जो तकनीक है उसको अपनाएं जिसमें हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, और जो हमारे उन्नत बीज हैं वो भी ऐसा ही है, संतुलित खाद हैं वो भी ऐसा ही है, और जो पानी की पर्याप्त मात्रा फसलों को मिलनी चाहिए वो भी मूलभूत ज़रूरत हमारी फसलों की है। तो जड़े बारिश कम है या फिर कदे कदे होए, भरोसा नहीं कि कब होएगी, तो ऐसे क्षेत्रों में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टपका सिंचाई से हम खेती करना शुरू करें। बरानी इलाका बहुत बड़ा है। हरियाणा की बात करें तो लगभग 18% इलाका जो ज़मीन का है वो बरानी है, यानी कि जड़े पानी की किल्लत है। और पानी पे सब जगह मारकाट मच रही है भाई, कई जगह तो कति भी नहीं मिलता। और प्रीतम भाई देखो, जो दक्षिण पश्चिम की बात करें तो उड़त असमतल और रेतीला के जो टिब्बे है वो ज़्यादा है, और इस भाग में जो नहरी भाग की जो सुविधा है वो बहुत ही कम देखने में मिल रहा है। और जो भूमिगत हम जल की बात करें तो वो खारा पानी भी है। हाँ, तो किसानों को जब खारा है भाई पानी तो भाई दिक्कत आवे है, सूखे का सामना करना पड़ा है। कई जगह तो ऐसी हैं कि उड़े एक भी फसल नहीं किसान भाई ले पाते, जबकि 2 या 3 फसलें किसान लेते हैं अगर पानी हो तो। ज़्यादा जो सिंचाई है अगर हम ड्रिप से करते हैं तो हम पानी बचा सकते हैं, पानी व्यर्थ नहीं जाएगा। सेम और जो कलर की समस्याएं हैं वो भी दूसरी सिंचाई से रहती हैं, लेकिन इसमें उन पे भी काबू पाया जा सके है। कम पानी में एक तो भाई ज़्यादा क्षेत्र की सिंचाई हो सके है, दूसरी भाई अन्य साधनों की तुलना में सबसे कम पानी की ज़रूरत पड़े है। इसमें ज़्यादा उत्पादन और गुणवत्ता और फसल का समय पे तैयार होना, क्योंकि भाई जड़े भी पानी अगर देखो ज़्यादा जाएगा, कहीं खेत में नीचा रह जाए थोड़ा बहुत, तो भाई ओड़े ज़्यादा पानी से भी फसल ख़राब हो गई। कड़ी ऊंचा रह गया, ओड़े पानी गए ही नहीं, दूसरी विधि से अगर दे रहे हैं
तो भाई वहाँ भी फसल में दिक्कत आएगी। तो ऐसे में ड्रिप में पानी जाएगा बिल्कुल बराबर, बेशक खेत माड़ा मोटा ऊंचा नीचा रह जाए, इसलिए उत्पादन बढ़ेगा। और भाई ठीक अगर उसको पानी मिलेगा तो गुणवत्ता भी अच्छी होगी, कम ऊर्जा की जरूरत है। बिल्कुल। और इसी तरह प्रीतम भाई जो रेतीली भूमि में फसल की जो सिंचाई थी यह सब तब बढ़िया उत्तम विधि से, और जो इसमें एक फ़ायदा और सजी कम मजदूरों की इसमें जरूरत पड़े से, क्योंकि जो टपका विधि है जिस तरह सिंचाई होती है तो इसमें लाभदायक है। और इसी तरह जो रासायनिक खाद की भी हम बात करें तो सिंचाई के टाइम जो पानी के साथ प्रयोग में लाई जा सका है। और इसी तरह जो सिंचाई में और भी बात है विनोद भाई, एक तो किसी भी वक्त सिंचाई कर लो इससे, कोई ज़्यादा पानी की जरूरत तो है नहीं। खारे पानी का प्रयोग भी ठीक तरीके से इस्तेमाल करके कराया जा सके है। उबड़ खाबड़ अगर हमारी ज़मीन है तब भी भाई ड्रिप से हम उसमें खेती कर सके हैं, आसानी से पानी लगा सके हैं। और भाई कई जगह रेतली भूमि भी बड़ी है, अब उसमें कितना ही पानी चलाया रखो, उसमें कई जगह तो बिजली भी नहीं है। अब वहाँ डीजल के इंजन हैं लोगों के पास, तो उसमें तो और भी दिक्कत है, क्योंकि उसमें तो आप पानी चलाए रखो वो तो नीचे जाता रहता है, वो पानी ज़्यादा पीती है। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कि हम ड्रिप पानी का जो ये तरीका है ये अपनाएं। अब ये है क्या, इसके बारे में किसानों से बात करेंगे। तो ड्रिप सिंचाई की जब हम बात करते हैं तो ड्रिप यानी टपका सिंचाई की एक सख्त या आधुनिक प्रणाली से, और इस सिंचाई विधि में जो पानी है वो पौधों को उनकी ज़रूरत के अनुसार बूंद बूंद करके पौधे के पास इसमें चला जाता है। जब बता मैं प्रीतम भाई से ना टपका विधि यानी कि ड्रिप यानी कि बूंद बूंद से जो ड्रॉप होते हैं, तो ड्रिप का अर्थ होता है तो यह जो सिंचाई विधि है यह बागवानी और सब्जी की फसलाताई या सब तब बढ़िया उत्तम से। और हरियाणा प्रदेश की बात करें तो जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में जड़ा पानी बहुत ही कम मात्रा में है और जो माटी हवा रेतीली है वह ड्रिप सिंचाई विधि बागवानी और सब्जियां की फसलाताई या सब तब बढ़िया से। और हरियाणा में अगर जो दूसरे क्षेत्र की बात करें तो जड़ा जो मृदा है यानी जो माटी वह हल्की और दोमट किस्म की है और पानी एक मृदा में लवण की समस्या से, तो ड्रिप सिंचाई दूसरी सतही सिंचाई विधि होता है या सब तब बढ़िया से। अरे भाई यह जो विधि है विनोद भाई, पौधों को प्लास्टिक पाइपों में पौधे के पास ड्रिप लगा के भी इसका इस्तेमाल हो सके है। अच्छा। ड्रिपर की जो पानी की बहाव की गति है वो दर पौधे की पानी की जरूरत के हिसाब से 2 से 10 लीटर प्रति घंटा हो सके है। पानी के स्रोत से पंप द्वारा फिल्टरों से होके मेन और जो भाई आगे छोटी लाइनें हैं उनमें जावे है, और जो लेटरल लाइनें यानी कि छोटी आगे लाइनें हैं उनमें पानी का दबाव जरूरत के हिसाब से कर सके हैं। 0.2 से 1.75 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दबाव उसमें रखा जा सका है। साथ ही भाई जो हर साल खेत एक जैसे एक सरे कराने पड़े हैं, समतल कराने पड़े हैं, अगर हम ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी खर्च में बचाव हो सके है। साथ ही भाई नालियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, खरपतवार भी नियंत्रण में रहे हैं। और प्रीतम भाई इसे या अगर जो विधि हम अपनाते हैं तो जो माटी खराब नहीं होती इसमें, और माटी का जो कटाव और जो प्रदूषण की बात होती है वो भी नहीं होता, और फसला में बीमारी भी इसमें कम लग गए। और जो भाई ग्रीन हाउस और पॉली ग्रीन हाउस में खेती कर रहे हैं उसके लिए तो ये बिल्कुल बढ़िया है, जितनी सब्जी में जितने पानी की जरूरत है उतना भाई दे सके हैं। अब बात ये कि भाई कौन कौन सी फसलों खातर ज़्यादा उपयुक्त है। तो भाई एक तो बागवानी और फलों की फसलें, बागवानी और फल यानी कि आम, संतरा, नींबू, मौसमी हो गया जो कर, अनार, बेर, पपीता, अमरूद, केला, अंगूर, जो भी ये फल हैं इनमें भाई ले सके हैं। और इसी तरह जो सब्जी की बात करते हैं इसमें टमाटर, गोभी, तरबूज, बैंगन, प्याज, आलू, शिमला मिर्च और भिंडी के लिए या जो विधि है बहुत बढ़िया है। और प्रीतम भाई जो नकद आमदनी वाली जो फसल की बात कर रहे थे, हाँ गन्ना हो गया, कपास है, या फिर भाई फूल भी भाई ले रहे हैं कड़ी, तो उनमें भी इस्तेमाल हो सके है। और जो इसमें ध्यान भाई रखें, पीछे तो इसमें सब्सिडी भी थी, अभी तो जानकारी शायद है कि नहीं है, लेकिन
इसको सरकार बढ़ावा दे रही है और ये किसानों के हित में है। तो भाई इसको लगवा के, और खासकर इन जो हमने फसलों का जिक्र करा इसमें ये ज़्यादा कामयाब है। बाकी फसलों में तो उनको थोड़ा बहुत झंझट लग सकता है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह यानी कि लाभ है, लाभ है। हाँ, पानी भी बचेगा और आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी पानी का ठीक प्रयोग होगा। और जो आज प्रीतम भाई जो पानी नीचे जाता जा रहा है उससे भी यो इसमें लाभ रहेगा। हाँ। और भाई इसी के साथ जो है अब वक्त हो चला है एक लोकगीत का, तो आइए सुने ये लोकगीत। छतरानी को लेकर चला और उसकी तैनो बोली हो वो घर सी के सुनता जाइए हो। हमने फिर मिलने आइए सुना
तो प्रीतम भाई रागनी तो हमने बढ़िया सुन ली, गायक कलाकार थे पालेराम और साथी। हाँ, दर्शी के सुनता जाइए। जिद ससुराल से बटे हो जान लग रहा है तो उसके साथ जो उसकी सालियां हैं वो मजाक कर रही हैं। और भाई अब बातचीत करेंगे मौसम की। तो मौसम की बात करें तो आज का जो अधिकतम तापमान 32 डिग्री और जो न्यूनतम तापमान है वो 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करा गया। और आने वाले 24 घंटे की यानी कल की बात करें तो अधिकतम 31 और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और प्रीतम भाई जड़े तक हवा की बात करें तो 8 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहेगी। और बारिश की बात करें तो 2 दिन बाद असर है, लेकिन कल खुला मौसम रहेगा, यानी परसों बारिश की कुछ संभावना, लेकिन 24 घंटे के दौरान मौसम तकरीबन साफ रहेगा। और भाई अब जो है वो अगली चर्चा भाइयों के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कल का हमारा किसान वाणी कार्यक्रम होगा उसकी बातचीत करें। तो कल जो पहली चर्चा रहेगी वो रहेगी भिंडी की काश्त के बारे में, और जो दूसरी चर्चा की बात हम करेंगे कल किसान क्रेडिट कार्ड। तो कार्यक्रम जरूर सुनिए। और अब बात दूसरी चर्चा की कर लेते प्रीतम भाई। तो आज दूसरी चर्चा में हम जो बात करेंगे आज की नसीहत की, जिसमें हरी खाद के महत्व के बारे में हम कुछ जानकारी साझा करेंगे। जी, हरी खाद भाई, रासायनिक खाद तो भाई इस्तेमाल करें हैं और घनी करें हैं, असंतुलित भी करें हैं, और उसकी जो विनोद भाई उपलब्धता है वो भी कम है और लागत ज़्यादा है और उसका खेत में नुकसान भी है। बिल्कुल। तो ऐसे में फिर हमारे पास क्या विकल्प है? तो विकल्प आता है भाई हरी खाद का। इसका विनोद भाई खेती की लागत को कम करके फसलों की प्रति एकड़ उपज को बढ़ा सके हैं, साथ साथ मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसको भी बेहतर बना सके हैं, और भाई अगली पीढ़ी खातर भी कुछ छोड़ के जा सके हैं। तो इसमें कैसे हरी खाद बनाएं इसकी भाइयों से चर्चा करेंगे। तो प्रीतम भाई जो जैव उर्वरक यानी जो हरी खाद की हम बात करते हैं, जैव उर्वरक जीवाणु खाद है जो खाद में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल में पहले तो जो मौजूद नाइट्रोजन को पकड़कर फसल को उपलब्ध करावा है, और जो माटी में जो मौजूद अघुलनशील जो फास्फोरस को पानी में घुलनशील बनाकर पौधों को देते हैं। तो इस तरह जो रासायनिक खाद की या जो ज़रूरत सीमित हो जाती है, और वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यो भी सिद्ध हो चुका है कि जो जैविक खाद के प्रयोग से 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्राप्त हो जाती है, और उपज में 10 से 20% तक बढ़ोतरी भी हो जाती है। इसलिए जो रासायनिक उर्वरकों की जो मात्रा है वह कम करके तथा बदले में जो जैविक खाद का प्रयोग करके फसलों की भरपूर उपज हम ले सके हैं। तो जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों के जो पूरक तो है, साथ ही या उनकी क्षमता भी बढ़ावा है। तो फास्फो बैक्टीरिया और माइकोराइजा नामक जैव उर्वरकों के प्रयोग तय जो खेत में फास्फोरस की उपलब्धता में 20 से 30% की बढ़ोतरी की जा सके। मतलब हमारे जो खेत हैं वो अपने आप खाद बना भी सके हैं और उसका पूरा इस्तेमाल भी कर सके हैं। उसके लिए फास्फोबैक्टीरिया जो टिक्का है, जो माइकोराइजा है, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे फास्फोरस की जो उपलब्धता है वो 20 से 30% बढ़ेगी। ऐसे ही भाई जैविक खाद के प्रयोग से 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर धरती को मिल सके हैं। इससे भाई उपज में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी मानी गई है। तो साथ ही कौन कौन से जैव उर्वरक इस्तेमाल हम अपनी फसलों के लिए कर सकते हैं विनोद भाई? तो इसमें जैव उर्वरक की बात करते हो, जैव उर्वरक यानी कि राइजोबियम की हम जब बात करते हैं, जो उपयुक्त इसमें फसल से जितनी भी सभी जो दैन्य फसल है उसका ही बढ़िया है। और संतुलित प्रयोग विधि की बात करते हैं बीजोपरांत गमन करना चाहिए। और आवश्यकता मात्रा की बात करें तो 200 ग्राम प्रति 10 से 15 किलोग्राम इसमें बीज की जरूरत रहती है जी। और इसी तरह जो एस्टोबैक्टर की जो जैव उर्वरक की बात करें तो दलहनी के अलावा जो दूसरी जो फसलों के लिए ठीक है। और संतुलित प्रयोग विधि की बात करें तो इसमें बीजोपरांत
जड़ उपचार और मृदा उपचार हमने करना चाहिए। और इसकी जो मात्रा की बात करें तो 200 ग्राम प्रति 10 से 15 किलोग्राम बीज या फिर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की इसमें मात्रा की जरूरत पड़ती है। और जो एजोस्पिरिलियम की बात करें तो दलहनी को छोड़कर जो सारी जो दूसरी फसल उससे ठीक है। और बीजोपरांत जड़ उपचार और मृदा उपचार यानी जो गन्ने के लिए उपयोगी है। और फास्फोबैक्टीरिया की बात करें तो वो तो सारी फसल आता ही ठीक से। तो जैव उर्वरक के प्रयोग की विधि के बारे में बात करते हैं प्रीतम भाई। जी भाई, विधि से पहले कैसे उसको बनाएं ये भी थोड़ी ही चर्चा करें। लगातार जो भी रासायनिक उर्वरक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उर्वरक शक्ति घट रही है, ये हमने जिक्र कराया। धान लगाने से पहले अब किसानों के पास वक्त है, गेहूं की फसल कट चुकी है या कटने वाली है, तो ऐसे में सस्ती उम्दा जीवांश खाद हरी खाद जो है वो इस्तेमाल कर सके हैं। हरी खाद का मतलब उन पत्तीदार फसलों से है जिनकी बढ़वार जल्दी और ज़्यादा होती है। ऐसी फसलों को फल आने से पहले जोत के मिट्टी में दबा दिया जा है। ऐसी फसलों का इस्तेमाल में लेना ही हरी खाद देना कहलावा है। हरी खाद खेत को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, लोहा ये सारे तत्व मुहैया करावे है। यह जो है खेत में कार्बनिक सुधार की जो काम है वो भी करती है। हरी खाद को अच्छी उत्पादक फसलों की तरह भूमि की जीवांश मात्रा बढ़ाने में इस्तेमाल कर सके हैं। साथ ही भाई भूमि की इससे सेहत ठीक बनी रहेगी। इसके लिए भाई अप्रैल मई महीने में गेहूं की कटाई के बाद ज़मीन की सिंचाई कर लें। खेत में खड़े पानी से जो है ज़रूरत पड़ने पे 10 से 15 दिन में ढैंचा की फसल ले सके हैं हल्की सिंचाई करके। और 20 दिन की अवस्था पे 25 किलो प्रति हेक्टेयर जो है वो इसमें बिजाई रहेगी। 55 से 60 दिन की जब भी अवस्था हो जाए तो हल चला के हरी खाद को दोबारा से भाई खेत में मिला लें, तो ये एक तरह से बेहतर उसमें काम करेगी। आप बात कर रहे थे जैव उर्वरक जो है वो कैसे इस्तेमाल करें विधि की। तो प्रीतम भाई जो जैव उर्वरक के प्रयोग बीजोपरांत हमने जड़ उपचार और मृदा उपचार द्वारा हम कर सके। तो बीजोपचार की बात करें तो 200 ग्राम जैव उर्वरक का आधा लीटर पानी में घोल बनाकर थोड़ा गुड़ इसमें मिलाना चाहिए। और इस घोल को 10 से 15 किलो बीज के ढेर पर इसने धीरे धीरे डालकर हाथों से मिलावा। और इस प्रकार जो तैयार उपचारित बीज को छाया में सुखाकर इसमें तुरंत बिजाई इसमें हमने कर देनी चाहिए। और जड़ उपचार की बात करें तो जैव उर्वरक का जड़ोपचार द्वारा प्रयोग रोपाई वाली जो फसला में हम कर रहे हैं। और 4 किलोग्राम जैव उर्वरक का 20 से 25 लीटर पानी में घोल बढ़ाना चाहिए। और 1 हेक्टेयर तय हमने पर्याप्त पौधे की जड़ों को 25 से 30 मिनट तक इसमें नुए घोल बना कर इसमें डुबा कर रखना चाहिए। और उपचारित पौधों का छाया में रख है और इसने तावड़े से रोपाई करके इसमें हमने दे देना चाहिए जी। और मृदा उपचार की बात करें तो 1 हेक्टेयर भूमि तय हमने 5 किलोग्राम जैव उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। और 50 किलोग्राम मिट्टी में 50 किलोग्राम कंपोस्ट खाद में 5 किलोग्राम जैव उर्वरक को अच्छी तरह इसमें मिलावे। और इस मिश्रण को 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई के टाइम या बुआई तय 24 घंटे पहले समान रूप से हमें छिड़कना चाहिए। हाँ, तो भाई कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। विनोद भाई। हाँ प्रीतम भाई, कार्यक्रम का जो समय है वो समाप्त है होने की ओर है, तो भाइयों से इजाजत लें जी। अच्छा भाइयों, राम राम।